हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम जानेंगे एसएसटी का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, भारत में राष्ट्रवाद। बाबू, हम भारत में राष्ट्रवाद आज पढ़ेंगे, ठीक है बाबू। एसएसटी में ये इतिहास का टॉपिक्स है और हम जानते हैं एसएसटी में जो इतिहास, एसएसटी में जो 25 नंबर आता है, 10 से 12 नंबर, 10 से 12 नंबर बाबू आपको भारत में राष्ट्रवाद से आता है। मतलब 12 से 10 नंबर तो आता ही आता है, ये फिक्स है, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है। और इसको बाबू हम लोग 2 वीडियो में ही इसको क्लियर कर लेंगे, 2 वीडियो में इसको हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तब आज हम लोग फर्स्ट वीडियो में जानेंगे कि राष्ट्रवाद क्या है और भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत कब से होती है, ठीक है। और हम जानते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत गांधी जी के बाद होती है। जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से आते हैं तभी मतलब भारत में राष्ट्रवाद गांधी जी के इर्द गिर्द ही घूमता है। तो हम लोग राष्ट्रवाद के बारे में जानेंगे और पूरा आज गांधी जी के बारे में जानेंगे। जो अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं तो भारत में राष्ट्रवाद आपका 80% कवर हो जाएगा और यहाँ से 8 से 10 नंबर कंफर्म हो जाएगा। और रहा जो दूसरा पार्ट, तो दूसरा पार्ट में दूसरा पार्ट में जो यहाँ से जो छूटा हुआ चीज़ है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। तो हम लोग चालू करते हैं भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद भारत में राष्ट्रवाद ठीक है। भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो बाबू सबसे पहले हम जानते हैं कि राष्ट्रवाद होता क्या है। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद होता क्या है? तो बाबू हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के लिए एकता के वाहक होती है। उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं, ठीक है। चलो लिखते हैं हम इसके बारे में। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसमें भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता में वाहक होती है। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना जिसमें भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता के वाहक होती है। उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं, ठीक है बाबू। राष्ट्रवाद का मतलब ये भी होता है, राष्ट्रवाद का मतलब ये भी होता है अपने देश के प्रति प्रेम, अपने देश के प्रति प्रेम
करना भी, अपने देश के प्रति प्रेम करना भी राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्रवाद कहलाता है। ठीक है बाबू, जानते हैं राष्ट्रवाद जो होता है ना, राष्ट्रवाद जो है ये राष्ट्रवाद जो होता है जो राष्ट्रवाद की जो भावना है ना, वो नवीन भावना है। ये पहले राष्ट्रवाद नहीं था, ये जो है ना आधुनिक विचारधारा है। तो हम इसको कह सकते हैं राष्ट्रवाद आधुनिक जागृति का प्रतिफल है। क्या है? राष्ट्रवाद आधुनिक जागृति का प्रतिफल है। राष्ट्रवाद आधुनिक जागृति का क्या है? प्रतिफल है। ठीक है, कभी कभी पूछता है कि राष्ट्रवाद की शुरुआत कब होता है। तो राष्ट्रवाद की शुरुआत विश्व में राष्ट्रवाद का शुरुआत विश्व में राष्ट्रवाद का शुरुआत फ्रांस की क्रांति से होता है। विश्व में राष्ट्रवाद की शुरुआत फ्रांस की क्रांति से होता है। ठीक है, और बच्चों, और हम लोग जानते हैं कि फ्रांस की क्रांति कब हुआ था। तो बाबू बताओ, फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 1789 में। फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 1789 में। फ्रांस की क्रांति में 3 लोगों का अहम रोल था। ये भी हम लोग जानते हैं। कौन कौन 3 लोग थे? वॉल्टेयर, रूसो और मॉन्टेस्क्यू। 3 लोगों का फ्रांस की क्रांति में क्या था? अहम रोल था। और फ्रांस की क्रांति से ही हम जानते हैं कि राष्ट्रवाद का पहला स्वरूप हमको फ्रांस की क्रांति में ही देखने को मिलता है। ठीक है, और हम जानते हैं फ्रांस की क्रांति में कितने लोगों का अहम रोल था? वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू और रूसो का। ठीक है बाबू, अब जानते हैं ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है फ्रांस की क्रांति में कौन कौन से किस विचारधारा का उदय हुआ था। बाबू, फ्रांस की क्रांति के दौरान समानता, बंधुता, भाईचारा, ये 3 विचारधारा का क्या होता है? उदय होता है। ठीक है बाबू, हम इसको इरेज करेंगे। क्या करेंगे? इरेज। इससे पहले हम साइड हो जाते हैं। आप लोग इसको लिख लीजिए स्टॉप करके, और नहीं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हम इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब ठीक है बाबू, आप लोग लिख लिए होंगे, हम जहाँ तक उम्मीद है। हम इसको अब इरेज करते हैं। ठीक है, हम साइड हो गए थे, आप लोग लिख लिए होंगे। ठीक है, अभी भी देख सकते हैं, आप लोग स्टॉप करके लिख सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ठीक है बाबू, हम लोग तो जाने राष्ट्रवाद क्या होता है, राष्ट्रवाद के बारे में। अब हम जानेंगे भारत में राष्ट्रवाद किसके इर्द गिर्द घूमता है। तो बाबू, भारत में जितनी भी राष्ट्रवाद है ना, गांधी जी के इर्द गिर्द घूमता है। तो बाबू, आज हम पूरा वीडियो में गांधी जी के बारे में जानते हैं, पूरा जानेंगे गांधी जी के बारे में। और बच्ची जो वीडियो है, एक और वीडियो आएगा राष्ट्रवाद के बारे में, जो अन्य जो पॉइंट छूट जाएगा उसके बारे में, वो छूटा हुआ पॉइंट अगले वीडियो में जानेंगे। ठीक है, वो छोटा वीडियो होगा, थोड़ी लंबा जा सकता है, 1-1.5 घंटे का वीडियो जा सकता है बाबू। यहाँ से इस वीडियो से आपको 8 से 10 नंबर क्लियर हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग गांधी जी के बारे में जानते हैं। गांधी जी के बारे में जानेंगे, गांधी जी के विभिन्न आंदोलनों के बारे में, रोलेट एक्ट, सत्याग्रह, सब जानेंगे, सामने आएंगे क्या होता है, सब जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम गांधी जी से शुरुआत करते हैं। किससे शुरुआत करते हैं बाबू?
गांधी जी से। किससे शुरुआत करता है? गांधी जी। किससे शुरुआत करते हैं? गांधी जी। तो बाबू आप लोग जानते हैं कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। बाबू गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति है जिनके जन्म पे अहिंसा दिवस मनाते हैं। वो भारत में साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 में आते हैं। 9 जनवरी 1915 में आते हैं। आने पर भी एक दिवस मनाते हैं जिसे प्रवासी दिवस कहते हैं। और जिस दिन मरते हैं ना उस दिन हम शहीद दिवस मनाते हैं। तो बाबू गांधी जी से 3 दिवस फेमस है। जिस दिन जन्म लिए अहिंसा दिवस, जिस दिन साउथ अफ्रीका से लौट के आए उस दिन प्रवासी दिवस, और जिस दिन मरे थे उस दिन शहीद दिवस। ठीक है, तो उनका जन्म कब होता है बाबू? 2 अक्टूबर 1869 को। तो हर साल 2 अक्टूबर को हम अहिंसा दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं बाबू? अहिंसा दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? अहिंसा दिवस मनाते हैं। अहिंसा दिवस मनाते हैं। उनके जन्मदिन पर क्या मनाते हैं बाबू? अहिंसा दिवस। ठीक है बाबू। अब उनके बाबूजी का थोड़ा सा नाम जान लेते हैं, थोड़ा सा लिखेंगे नहीं, ऐसे जान लो। उनके पिता का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, उनकी माता का नाम था पुतलीबाई और पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। उनका 13 वर्ष की उम्र में विवाह हो जाता है। कितने वर्ष की उम्र में विवाह हो जाता है? 13 वर्ष। विवाह के बाद 1889 में, विवाह के बाद 1889 से लेकर 1891 में, 1889 से लेकर 1891 में ये बैरिस्ट्री का पढ़ाई करने के लिए कहाँ चले जाते हैं? इंग्लैंड चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? इंग्लैंड। तो बाबू वो कितने साल इंग्लैंड में रहते हैं? 2 साल। कितने साल के लिए बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं? 2 साल के लिए बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। वो कहाँ पे जाते हैं? इंग्लैंड। और फिर वहाँ से कहाँ आ जाते हैं? भारत आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं? भारत। अब बाबू उनको वकालत करना था। बैरिस्ट्री की तो पढ़ाई कर चुके थे, वकालत करना था। आप लोग जानते ही हैं जब किसी भी घर का कोई बच्चा बाहर पढ़ने जाता है और पढ़ के जब घर में बैठ जाता है तो कितना ताना सुनने को मिलता है कि पढ़ लिख के घर बैठ गए। वैसे ही गांधी जी के भी साथ होता था। गांधी जी भी कहाँ से? इंग्लैंड से पढ़ के आए थे घर पे। उनको भी ताना सुनने के मिलता था कि पढ़ लिख के घर पे बैठा हुआ। वो भी मतलब किसी काम के तलाश में थे। कोई काम मिल नहीं रहा था, काम के तलाश में थे। लेकिन क्या हुआ? दुर्भाग्य से क्या मिला? उनका एक मुकदमा मिल गया। उनका क्या मिल गया? एक गुजरात के ही एक व्यक्ति थे अब्दुल्ला दादा। क्या मिला? कौन थे? अब्दुल्ला दादा। उनको दुर्भाग्य से क्या मिलता है? अब्दुल्ला दादा के मुकदमा मिल जाता है। अब्दुल्ला दादा क्या मिलता है? मुकदमा मिल जाता है। और अब्दुल्ला दादा का मुकदमा लड़ने के लिए कहाँ चले जाते हैं? साउथ अफ्रीका। कहाँ जाते हैं? साउथ अफ्रीका। तब बाबू 1893 में अब्दुल्ला दादा के मुकदमा लड़ने के लिए कहाँ चले गए? साउथ अफ्रीका चले गए। कहाँ चले गए? साउथ अफ्रीका। जब साउथ अफ्रीका जाते हैं ना बाबू तो वो ट्रेन से यात्रा करते हैं। डरबन से प्रिटोरिया। साउथ अफ्रीका जाते हैं 1853 में। तो ट्रेन की यात्रा के दौरान ट्रेन की यात्रा कहाँ से कर रहे थे? डरबन से प्रिटोरिया माने प्रिटोरिया। साउथ अफ्रीका की जगह है डरबन से प्रिटोरिया के यात्रा के दौरान वो ट्रेन में बैठे हुए थे। डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा के दौरान वो ट्रेन में बैठे हुए थे। ठीक है, जब ट्रेन में बैठे हुए थे बाबू तो उनके पास प्रथम श्रेणी का टिकट था। मैंने फर्स्ट क्लास का टिकट था। वो ट्रेन में बैठे हुए थे। लेकिन डरबन से प्रिटोरिया के दौरान एक स्टेशन पड़ता है।
पड़ता है, एक स्टेशन पड़ता है जिसका नाम था मारिसबर्ग की मेरिसबर्ग, ऐसा कोई स्टेशन है। वहीं पे क्या करता है, जो ट्रेन में जो बैठे अंग्रेज थे उनको उठा के वहाँ से फेंक देते हैं, उठा के बाहर फेंक देते हैं। बोलते हैं कि यहाँ काले लोग ट्रेन में यात्रा फर्स्ट क्लास टिकट में काले लोग जो होते हैं फर्स्ट क्लास बोगी में काले लोग यात्रा नहीं कर सकते हैं। और गांधी जी को अपने जीवन में पहली बार रंग भेद का शिकार वहीं पे होना पड़ा था। तो वही उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। जब पहली बार वो रंग भेद के शिकार हुए, वही उनके जीवन का क्या था, टर्निंग पॉइंट था। और सोचे क्या, अरे काले लोगों से इतना भेद होता है क्या, तभी से रंग भेदी के क्या हो गए, विरोधी हो गए। क्या हो गए, रंग भेद के विरोधी हो गए। जब 1893 में जब साउथ अफ्रीका जाते हैं तो ट्रेन की यात्रा करते हैं ना, तभी वो रंग भेद के उनके जीवन का वो टर्निंग पॉइंट है। जीवन का क्या था, टर्निंग पॉइंट है। जीवन का क्या था, टर्निंग पॉइंट है। जीवन का वो टर्निंग पॉइंट था। और तभी से वो क्या होते हैं, रंग भेद के नियम, रंग भेद के विरोधी हो जाते हैं। रंग भेद के क्या होते हैं, विरोधी हो जाते हैं। ठीक है, अब साउथ अफ्रीका जाते हैं तो वहाँ पे साउथ अफ्रीका जाते हैं तो रंग भेद के नीति के शिकार हो जाते हैं। तो वहाँ के लोगों के लिए वहाँ पे एक अखबार का भी प्रकाशन करते हैं 1903 में साउथ अफ्रीका में ही। अभी भारत नहीं आते, अभी साउथ अफ्रीका में 1903 में द इंडियन ओपिनियन अखबार निकालते हैं। क्या निकालते हैं, अखबार निकालते हैं। द इंडियन ओपिनियन क्या निकालते हैं, अखबार निकालते हैं। द इंडियन ओपिनियन अखबार निकालते हैं। ठीक है, कब निकालते हैं, 1930 में। तो एक उनका अखबार था जो हम जानते हैं इंडियन ओपिनियन था, एक पत्रिका था। उनके पत्रिका का क्या नाम था, यंग इंडिया, उनके शायद पत्रिका का नाम था। ठीक है, तो 1903 में क्या होते हैं, इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन करते हैं। और 1904 में एक फिनिक्स आश्रम की शुरुआत करते हैं। बाबू हम जानते हैं कि गांधी जी जो थे वो टॉलस्टॉय से बहुत ही प्रभावित थे। टॉलस्टॉय एक व्यक्ति थे, उनसे बहुत प्रभावित थे। टॉलस्टॉय का पुस्तक था जिसका नाम था वार एंड पीस। टॉलस्टॉय का क्या था, पुस्तक था जिसका नाम था वार एंड पीस। तो बाबू ये भी बारे में बहुत बार पूछता है, वार एंड पीस किसकी रचना है। तो बाबू वार एंड पीस किसकी रचना है, टॉलस्टॉय की। वार एंड पीस किसकी रचना है, वार एंड पीस किसकी रचना है, टॉलस्टॉय की। किसकी, टॉलस्टॉय की रचना है। किसकी रचना है, टॉलस्टॉय। और इसी वार एंड पीस से गांधी जी बहुत प्रभावित थे। टॉलस्टॉय की एक पुस्तक था जिसका नाम था वार एंड पीस, उससे गांधी जी बहुत प्रभावित। वार एंड पीस का मतलब क्या होता है, वार मतलब लड़ाई, पीस मतलब शांति। टॉलस्टॉय का मानना था किसी भी चीज के लिए या तो बढ़िया से लड़ाई हो जाए, नहीं तो बढ़िया से शांति समझौता हो जाए, वही किसी चीज का हल होता है। तो उसी वार एंड पीस से गांधी जी क्या थे, बहुत ही प्रभावित थे। तो वार एंड पीस से प्रभावित थे, तो टॉलस्टॉय से भी विचारों से भी प्रभावित है। ठीक है, तो हम गांधी जी 1904 में किसकी शुरुआत करते हैं, फिनिक्स आश्रम। जिस तरह से गांधी जी भारत में 1916 में आते हैं, जिस तरह से गांधी जी भारत 1916 में साबरमती आश्रम की शुरुआत करते हैं ना, उसी तरह से गांधी जी साउथ अफ्रीका में 1904 में किसकी शुरुआत करते हैं, फिनिक्स आश्रम की। किसकी शुरुआत करते हैं, फिनिक्स आश्रम की। किसकी शुरुआत करते हैं बच्चों, फिनिक्स आश्रम की। ठीक है, गांधी जी 1904 में किसकी शुरुआत करते हैं, फिनिक्स आश्रम की शुरुआत करते हैं। ठीक है बच्चों, फिनिक्स आश्रम के शुरुआत करते हैं। किसकी शुरुआत करते हैं, फिनिक्स आश्रम। ठीक है बाबू, आप लोग जानते हैं गांधी जी के जितने भी आंदोलन थे, सत्य और अहिंसा पे आधारित थे। किस पे था आधारित थे, सत्य अहिंसा। तो बाबू गांधी जी ने
गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग, गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग साउथ अफ्रीका में ही कर दिए थे। गांधी जी सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किए थे? साउथ अफ्रीका में। तो गांधी जी ने 1906 में, कब बाबू? 1906 में सत्याग्रह के पहला प्रयोग, सत्याग्रह के पहला प्रयोग, तो बाबू जानते हो, हम लोग जानते हैं कि सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी भारत में तो चंपारण में करते हैं। भारत में क्या करते हैं? चंपारण में। लेकिन चंपारण से पहले भी वो सत्याग्रह का प्रयोग कर चुके थे। तो बाबू क्वेश्चन पूछेगा कि गांधी जी सर्वप्रथम गांधी जी सर्वप्रथम सत्याग्रह का कहाँ प्रयोग किए थे? तो बाबू सत्याग्रह का गांधी जी सर्वप्रथम प्रयोग साउथ अफ्रीका में किए थे। कहाँ पे किए थे? साउथ अफ्रीका में। कब किए थे? 1904 में किए थे। लेकिन गांधी जी भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कब करते हैं? तो गांधी जी भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में करते हैं, चंपारण आंदोलन के दौरान बिहार में। और वो भी आप लोग जानते हैं किसके विरुद्ध में? तीनकठिया प्रथा के विरुद्ध में। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, हम बता दिए। अभी 10 से 15 मिनट बाद वहाँ भी हम लोग आएंगे। तो बाबू गांधी जी सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ करते हैं बाबू? गांधी जी सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग साउथ अफ्रीका में करते हैं। ठीक है। अब गांधी जी साउथ अफ्रीका से ही ब्रिटेन जा रहे थे। साउथ अफ्रीका से कहाँ जाते रहे थे? ब्रिटेन, लंदन जा रहे थे। साउथ अफ्रीका से ही लंदन जा रहे थे जहाज से। किससे जा रहे थे? जहाज से। कब जा रहे थे? 1909 में। कब जा रहे थे? 1909 में। और जब 1909 में साउथ अफ्रीका से लंदन जाने के दौरान एक किताब का भी प्रकाशन करते हैं। उसका नाम है हिंद स्वराज। किसका प्रकाशन करते हैं? हिंद स्वराज का। किसका प्रकाशन करते हैं बाबू? तो कोई पूछेगा गांधी जी हिंद स्वराज जो पुस्तक है उसका प्रकाशन कब करते हैं? 1909 में। कहाँ से यात्रा के दौरान? जब वो साउथ अफ्रीका से लंदन जा रहे थे, उसी यात्रा के दौरान जहाज में ही वो हिंद स्वराज पुस्तक का प्रकाशन किया। बाबू हिंद स्वराज पुस्तक में ना ब्रिटेन के लोगों को वेश्याओं से तुलना की है। किससे तुलना की है? वेश्याओं से तुलना की है। बाबू ये इनकी कहानी कहाँ के रही? साउथ अफ्रीका के बारे में कहानी रही। अब हम लोग जानते हैं, अब यहाँ से इसके बाद हम शुरुआत करेंगे गांधी युग का। जब वो भारत आते हैं, जब यहाँ ये जितना भी काम किए सब कहाँ पे किए थे? साउथ अफ्रीका में किए थे। अब इसके बाद हम गांधी जी कहाँ आते हैं? भारत में। अब जब गांधी जी भारत आते हैं तो उसको गांधी युग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाते हैं? गांधी युग के। अब चलिए उसके बारे में भी जानेंगे। अब उसके बारे में जानने से पहले हम कहेंगे आपसे कि आप लोग इसको क्या कीजिए, स्टॉप करके लिख लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम यहाँ साइड हट गए हैं, क्या कीजिए? स्क्रीनशॉट स्टॉप करके लिख लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिए। ठीक है। हमें लगता है कि आप लोग स्टॉप करके लिख लिए होंगे, चाहे स्क्रीनशॉट कर लिएगा। अब हम इसको इरेज करते हैं। अब इसके बाद पढ़ेंगे गांधी युग के बारे में। ये सारा जो भी गांधी जी द्वारा किया गया है सब साउथ अफ्रीका में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? साउथ अफ्रीका में। अब हम जब भारत में एंट्री गांधी जी का एंट्री कहाँ कराते हैं? भारत में। कहाँ एंट्री कराते हैं बाबू? भारत में। ठीक है बाबू, आप लोग जुड़े रहिए। ठीक है। यहाँ से आपको 8 से 10 आज की वीडियो में 8 से 10 नंबर क्लियर हो जाएंगे। 8 से 10 नंबर। और भारत का में राष्ट्र, चलिए ठीक है। तब बाबू गांधी जी साउथ अफ्रीका में जितने दिन रहे, गांधी जी साउथ अफ्रीका में जितने दिन रहे, सभी चीज़ हम लोग पढ़े। अब गांधी जी कब आते हैं? अब साउथ अफ्रीका से भारत आते हैं। गांधी जी कब आते हैं? साउथ अफ्रीका से भारत। तो बाबू गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत कब आते हैं? 1915 में आते हैं। कब आते हैं बाबू? 1915 में। कब आते हैं? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी का साउथ अफ्रीका में आगमन होता है। कहाँ आते हैं? मुंबई में। तब 9 जनवरी को जब साउथ अफ्रीका से भारत आते हैं ना, तो इनके आगमन से हर साल 9 जनवरी को हर साल
9 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? प्रवासी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? प्रवासी दिवस। क्या मनाते हैं बाबू? प्रवासी दिवस मनाते हैं। प्रवासी दिवस, ठीक है। हर साल भारत में क्या मनाया जाता है? प्रवासी दिवस। तो प्रवासी दिवस क्या होता है बाबू? प्रवासी दिवस क्या होता है? कोई भारतीय व्यक्ति विदेशों में रहता है ना, विदेशों में बस गया है, उनको हर साल भारत में बुलाया जाता है। और किनके नाम पे? गांधी जी के नाम पे ही हर साल उनको बुलाया जाता है। और 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी दिवस। किसके खुशी में? तो गांधी जी 9 जनवरी 1915 को क्या किए थे? गांधी साउथ अफ्रीका से लौटे थे। साउथ अफ्रीका से गांधी जी कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को। उन्हीं के नाम पे हम प्रवासी दिवस मनाते हैं। तो आप देख रहे हो, गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके जन्मदिन पर अहिंसा दिवस मनाते हैं। जन्मदिन पे साउथ अफ्रीका से जब वो भारत लौटे हैं, साउथ अफ्रीका से वो भारत लौटे हैं, तो प्रवासी दिवस। और जिस दिन मरते हैं उस दिन शहीद दिवस। जिस दिन मरते हैं उस दिन शहीद दिवस, ठीक है। तो बाबू गांधी जी साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को लौटते हैं। और कब तक वो सक्रिय रहते हैं? कब तक सक्रिय? तो लगभग 1900 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1915 से लेकर 1947 तक वो क्या करते हैं? सक्रिय रहते हैं। इसी को बोलते हैं गांधी युग। तो कहीं 1947 में दिया रहता है, कहीं 1948, इसको लेके चलना है, ठीक है। तो 1947 तक युग को क्या कहते हैं? गांधी युग कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? गांधी युग कहते हैं। क्या कहते हैं? गांधी। इस युग को हम क्या कहते हैं? गांधी युग के नाम से जानते हैं। तो गांधी जी साउथ अफ्रीका से कब आते हैं? 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए हर साल 9 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? प्रवासी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? प्रवासी दिवस में, ठीक है। अब देखो, गांधी जी आते हैं, गांधी जी जब भारत आते हैं तो एक उनके गुरु, एक व्यक्ति को गुरु मान लेते हैं। तो किनको गुरु मानते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले। उनके गुरु कौन थे? गुरु थे उनके गोपाल कृष्ण गोखले। उन्हीं को क्या बनाते हैं? अपना गुरु बनाते हैं। किनको? गोपाल कृष्ण गोखले को अपना क्या मानते हैं? राजनीतिक गुरु। गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। क्या मानते हैं बाबू? अपना राजनीतिक गुरु। अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। क्या मानते हैं? राजनीतिक गुरु, ठीक है। अब देखो, राजनीतिक गुरु मानते हैं। बाबू हम जानते हैं कांग्रेस के बारे में, हम लोग जानते हैं कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस का स्थापना कब होता है? कांग्रेस का स्थापना होता है 28। कांग्रेस का स्थापना कब होता है? कांग्रेस का स्थापना होता है 28 दिसंबर 1885 को। कांग्रेस का स्थापना कब होता है? 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना होता है। किसकी स्थापना होता है? कांग्रेस। बाबू कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस क्या है जानते हो? हमारे देश में किसका शासन चल रहा था? अंग्रेजों का। किसका शासन चल रहा था? अंग्रेजों का शासन चल रहा था। हमारे देश में किसका शासन चल रहा था? अंग्रेजों का चल रहा था। तो बाबू हमारा सरकार कौन था? अंग्रेज लोग थे। सरकार कौन था? अंग्रेज। अब हम भारतीय लोगों का कुछ भी शिकायत करना है तो अंग्रेजों से नहीं करेंगे। कोई भी सरकारी से ना शिकायत करता है तो हम भारतीय लोग किससे शिकायत करते थे? अंग्रेजों से। हम लोग किससे करेंगे? अंग्रेजों से। लेकिन उस समय कोई संस्था, ऐसा संगठन नहीं था कि हम लोग क्या करते? अपने बातों को अंग्रेजों तक पहुंचा देते। अरे हमारे बातें अंग्रेज तक पहुंचता था नहीं तो हम लोग क्या करते थे? आंदोलन करते थे। कहीं भी अंग्रेज अफसर जा रहे तो वहाँ पे आंदोलन कर देते, उनके गाड़ी के तोड़ फोड़ देते थे। उस समय में लोग विद्रोह करते थे। तो अंग्रेज लोग इससे बचने के लिए, विद्रोहों से बचने के लिए कांग्रेस नामक संस्था का स्थापना किया। कौन किया था? भारतीय लोगों ने नहीं, अंग्रेजों ने करवाया था। क्यों? भारतीय लोगों को आवाज उनके पास पहुंचे। तो कांग्रेस का स्थापना होता है कब? 28 दिसंबर 1885 को। 28 दिसंबर 1885 को। इसका स्थापना कौन करता है बाबू जानते हो? इसका स्थापना करता है एओ हुम। कौन करता है? एओ हुम। कौन स्थापना करता है बाबू? एओ हुम। कौन करता है? एओ हुम, ठीक है। और इसका प्रथम अध्यक्ष बार बार पूछता है। तो बाबू कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष जानते हो कौन थे? कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। कौन थे? WC बनर्जी। कौन थे? WC बनर्जी थे। कौन थे? WC बनर्जी। कौन थे बाबू? WC बनर्जी, ठीक है। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। बाबू
कन्फ्यूजन में नहीं रहना। कांग्रेस बनाने वाला कौन था? अंग्रेज था, उसका नाम था एओ हुम। और बना किसके था? कि किसके लिए? तो भारतीयों के लिए। क्यों? भारतीयों का आवाज़, भारतीयों को आवाज़ कहाँ तक पहुँचाने के लिए? अंग्रेजी सरकार तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस की स्थापना होता है। कौन करता है? अंग्रेज। अंग्रेज में कौन करता है? एक सेवानिवृत्त, एक रिटायर्ड अधिकारी जिसका नाम था एओ, वो कांग्रेस का स्थापना करते हैं। वो कांग्रेस की स्थापना करते हैं। लेकिन इसका अध्यक्ष कौन बनते हैं? प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी बनते हैं। WC बनर्जी प्रथम अध्यक्ष। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन बार बार पूछता है बाबू कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बनते हैं? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बनते हैं? WC बनर्जी। WC बनर्जी जो होते हैं कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बनते हैं। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बनते हैं। बाबू ये क्वेश्चन पता नहीं कितने बार पूछा गया है। ठीक है, अब बाबू कांग्रेस के नियम भी था। कांग्रेस का नियम भी था। कांग्रेस का क्या था? एक नियम भी था कि कांग्रेस के जब भी अधिवेशन होगा अलग जगहों पे और इसका अध्यक्ष अलग अलग होंगे। अध्यक्ष क्या होंगे? अलग अलग। इसी तरह से 19 गांधी जी के आने के बाद 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। 1916 में कांग्रेस का क्या होता है? अधिवेशन। वो अधिवेशन कहाँ पे होता है? लखनऊ में होता है। कहाँ पे होता है बाबू? लखनऊ में। कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे होता है? लखनऊ में होता है। कहाँ पे होता है? लखनऊ में। कहाँ पे होता है बाबू? कांग्रेस का अधिवेशन 1916 में लखनऊ में होता है। और गांधी जी हम जानते हैं, गांधी जी भारत में कब आ चुके थे? गांधी जी का भारत में आगमन 1915 में ही हो चुका था। गांधी जी का भारत में आगमन कब हो चुका था? 1915 में ही हो चुका था। गांधी जी का आगमन 1915 में ही हो चुका था। 1916 कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में। ठीक है, अब लखनऊ में गांधी जी भी गए थे और बिहार से एक व्यक्ति गए थे, किसानों के नेता। बिहार से एक व्यक्ति गए थे, किसानों के नेता, जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल। क्या नाम था? राजकुमार शुक्ल। और राजकुमार शुक्ल ही किसानों का दुख दर्द पीड़ा बताते हैं गांधी जी को। और गांधी जी को क्या करते हैं? चंपारण आने के लिए निमंत्रण देते हैं। और गांधी जी राजकुमार के शुक्ल के कहने पे वो क्या करते हैं? भारत आते हैं। कहाँ पे? सॉरी, बिहार आते हैं। बिहार में कहाँ? चंपारण आते हैं। किसके कहने पे? राजकुमार शुक्ल के। कहाँ पे भेंट होता है? लखनऊ। किसके अधिवेशन में भेंट होता है? कांग्रेस के अधिवेशन में भेंट होता है। ठीक है, कांग्रेस के अधिवेशन में क्या होता है? उनका भेंट होता है। तो गांधी जी क्या आते हैं? चंपारण आते हैं। और चंपारण में क्या कहते हैं? सत्याग्रह का पहला प्रयोग करते हैं। तो बाबू जो चंपारण में सत्याग्रह का पहला प्रयोग करते हैं ना, ये भारत में पहला प्रयोग हुआ, लेकिन इससे पहले भी सत्याग्रह का प्रयोग कर चुके थे। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। ठीक है बाबू, कब किए थे? 1904 में किए थे। ठीक है बाबू, सत्याग्रह का मतलब क्या होता है जानते हो? सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य और अहिंसा के माध्यम से जीत। सत्य और अहिंसा के माध्यम से क्या? जीत। तो गांधी जी क्या चेक करना चाहते थे? अंग्रेजों को सत्य और अहिंसा के माध्यम से अंग्रेजों को झुकाना चाहते थे और जीतना चाहते थे। उसी को कहते हैं सत्याग्रह। तो बाबू गांधी जी सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ करते हैं? साउथ अफ्रीका में। कब? 1904 में। लेकिन भारत में गांधी जी सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ करते हैं? चंपारण में। किस आंदोलन से? चंपारण आंदोलन से। चंपारण आंदोलन क्यों होता है बाबू? चंपारण आंदोलन क्यों होता है? गांधी जी का पहला प्रयोग 1916 में होता है। तो 1917 में चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन का करते हैं। कौन करते हैं आंदोलन? चंपारण आंदोलन। बाबू ये चंपारण आंदोलन, चाहे चंपारण नील विद्रोह के भी नाम से जानते हैं। चंपारण आंदोलन को क्या कहते हैं? चंपारण नील विद्रोह की ज्यादा जानते हैं। चंपारण नील विद्रोह के भी नाम से जानते हैं। तो बाबू चंपारण आंदोलन गांधी जी किस लिए करते हैं? तीन-कठिया प्रथा के विरोध में। तीन-कठिया प्रथा के विरोध में। ठीक है, किसके विरोध में करते हैं? तीन-कठिया
प्रथा के विरोध में, तीन कठिया प्रथा के विरोध में, तीन कठिया प्रथा के विरोध में। चंपारण आंदोलन गांधी जी क्यों करते हैं? तीन कठिया गांधी जी चंपारण आंदोलन क्यों करते हैं? तीन कठिया प्रथा के विरोध में। बाबू तीन कठिया प्रथा क्या होता है जानते हो? किसान अपने 20 कट्ठा पे, किसान अपने 20 कट्ठा में 3 कट्ठा भूमि पे, 3 कट्ठा भूमि पे किसान को नील की खेती करना था। क्या खेती करना था? नील की खेती करना था, जिससे किसानों की खेत बंजर हो जाती थी। खेत क्या होती थी? बंजर। क्यों बंजर होती थी जानते हो? जो नील का जो जड़ें होती थी ना, नील का जड़ें वो बहुत अंदर तक जाती थी, जिससे किसानों के भूमि क्या होती थी? बंजर। और नील की खेती वहीं पे होती थी, नील की खेती वहीं पे होती थी जो भूमि क्या हो? उपजाऊ होती थी, जो भूमि उपजाऊ। अब किसान क्या करते थे? अपने उपजाऊ भूमि में क्या करते थे? 3 कट्ठा भूमि पे नील की खेती करते थे, जिससे उसकी भूमि क्या होती थी? बंजर हो जाती थी। भूमि क्या हो जाती थी? बंजर। और नील की खेती से कोई उनका उतना बढ़िया आय भी नहीं मिलता था। वो लोग बहुत क्या थे? असंतुष्ट। किसान अंग्रेजों से क्या थे? असंतुष्ट थे। किसानों को अंग्रेजों को बहुत शोषण का शिकार होना पड़ता था। इसी के विरोध में गांधी जी ने क्या करते हैं? चंपारण आंदोलन। और चंपारण आंदोलन गांधी जी क्या होता है? बहुत ही सफल होता है। बहुत ही क्या होता है? सफल होता है। और अंग्रेजों को क्या होना पड़ता है? झुकना पड़ता है। अंग्रेजों को झुकना पड़ता है। तीन कठिया प्रथा को अंग्रेज लोग क्या करते हैं? समाप्त कर देते हैं। और जो अंग्रेज किसानों पे कर लगाए थे, उसको भी 25% कम हो जाता है। उसको भी 25% क्या करते हैं? कम करते हैं। तो बाबू देखो गांधी जी का कमाल देखे। गांधी जी अपने आंदोलन की शुरुआत कैसे किए थे? सत्याग्रह से। सत्याग्रह मतलब सत्य अहिंसा के माध्यम से जीत। सत्य और अहिंसा के माध्यम से जीत। और गांधी जी अपने जितना भी आंदोलन करना चाहते थे, किसके माध्यम से करना चाहते थे? किसके माध्यम से करना चाहते थे? सत्याग्रह के माध्यम से। तो बाबू गांधी जी जब आते हैं तो 1917 में क्या करते हैं? चंपारण आंदोलन करते हैं। कौन सा आंदोलन करते हैं? चंपारण आंदोलन। और हम बता दिए किस लिए करते हैं? तीन कठिया प्रथा के विरोध में। सारा चीज़ें हम बता दें। तो बाबू जब गांधी जी आते हैं ना, तो ये आंदोलन पूरा सफल होता है। गांधी जी का ये आंदोलन क्या होता है? पूरा सफल होता है। क्योंकि हम देखते हैं गांधी जी आंदोलन में सत्याग्रह का रास्ता अपनाते हैं। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? सत्य और अहिंसा के माध्यम से जीत। और गांधी जी को इसमें जीत मिलती है। क्यों जीत मिलती है? कैसे मिलती है? क्योंकि हम जानते हैं गांधी जी के इसी आंदोलन की वजह से, तीन कठिया प्रथा खत्म होता है। तीन कठिया प्रथा क्या होता है? खत्म होता है। और जो किसानों के ऊपर अंग्रेज जो टैक्स लगाए थे, उसको भी 25% कम कर दिया जाता था। तो गांधी जी को बाबू चंपारण आंदोलन से ही एक बड़ा नाम मिलता है। गांधी जी को क्या मिलता है? चंपारण आंदोलन से एक बड़ा नाम मिलता है। चंपारण आंदोलन के बाद ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनका महात्मा को उपाधि दे देते हैं। तो बाबू क्वेश्चन आज के समय में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने और कब दिया? तो बाबू बताना है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण आंदोलन के बाद दिया। और बाबू गांधी जी का पूरा भारत में जैसे ही चंपारण आंदोलन सफल होता है, तो गांधी जी का पूरा डिमांड भारत में हो जाता है। पूरा गांधी जी का होता है डिमांड। तो चंपारण के तुरंत बाद 1918 में एक और आंदोलन करते हैं। कौन आंदोलन करते हैं? एक और आंदोलन जिसका नाम था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में क्या करते हैं? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। तो बाबू अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन क्या था? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन क्या था बाबू? तो बाबू अहमदाबाद जो मिल मजदूर आंदोलन था ना, मजदूरों को बोनस नहीं दिया जा रहा था। अहमदाबाद में मजदूरों को बोनस नहीं। तो गांधी जी ने मजदूरों के साथ क्या किए? आंदोलन किए। गांधी जी ने क्या किए? मजदूरों के साथ आंदोलन किए। ठीक है। और गांधी जी उनके साथ अनशन भी किया और भूख हड़ताल भी किए। तो गांधी जी का पहला भूख हड़ताल कहाँ पे हुआ था?
अहमदाबाद मिल मजदूरों में हुआ था। मिल मजदूरों के साथ गांधी जी ने पहला भूख हड़ताल भी किए थे। और गांधी जी को इससे क्या होता है, गांधी जी को शामिल होने से अंग्रेजी सरकार को भी वहाँ भी झुकना पड़ता है। अंग्रेजी सरकार को क्या मिलता है, वहाँ भी झुकना पड़ता है। और अहमदाबाद मिल मजदूर के बाद 1918 में ही खेड़ा आंदोलन करते हैं। कौन आंदोलन, खेड़ा आंदोलन करते हैं। कौन आंदोलन करते हैं बाबू, खेड़ा आंदोलन करते हैं। कौन सा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन जो था बाबू किसानों के था। किसका आंदोलन था, किसानों का, ठीक है। और खेड़ा आंदोलन किसानों का था, वहाँ भी गांधी जी आंदोलन किसानों के साथ करते हैं। और गांधी जी का साथ देते कौन है जानते हो, सरदार पटेल। खेड़ा आंदोलन में गांधी जी का साथ कौन देता है, सरदार पटेल देते हैं। और वहाँ भी, और ये आंदोलन जानते हो लगान के लिए होता है। किसके लिए होता है, टैक्स के लिए होता है। क्योंकि किसानों को जो फसल था ना बर्बाद हो चुका था। किसानों का फसल क्या होता, बर्बाद। लेकिन अंग्रेजी सरकार उन पर क्या बता रही थी, कर के लिए दबाव बना रही थी। तो उस कर के विरोध में गांधी जी ने खेड़ा के किसानों के साथ भी आंदोलन किए, जिसे खेड़ा आंदोलन के नाम से जानते हैं। खेड़ा आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो बाबू गांधी जी जब भारत आते हैं, गांधी जी भारत कब आते हैं, 9 जनवरी 1915 को। गांधी जी भारत कब आते हैं, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आते हैं, ठीक है। और जब भारत आते हैं तो अपने गुरु को मानते हैं। अपने गुरु किसको मानते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले का। और कहाँ जाते हैं, कांग्रेस का अधिवेशन 1916 में लखनऊ में होता है, वहीं पे जाते हैं, जहाँ पे भेंट किनका होता है, राजकुमार शुक्ल से भेंट होता है। राजकुमार शुक्ल उनको क्या करते हैं, बिहार आने के निमंत्रण देते हैं। वो बिहार आते हैं, तो बिहार में चंपारण आंदोलन करते हैं। चंपारण के बाद अहमदाबाद मिल मजदूर करते हैं। और अहमदाबाद मिल मजदूर के बाद बाबू खेड़ा में किसानों के साथ भी आंदोलन करते हैं। खेड़ा में किसानों के साथ क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं। तो गांधी जी आने के बाद लगातार 3 आंदोलन करते हैं। कौन 1917 में चंपारण आंदोलन, 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर, और 1918 में ही खेड़ा आंदोलन करते हैं, ठीक है बाबू। चलिए अब हम इसको इरेज करेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसको इरेज करेंगे। हम आप लोगों को यही गुजारिश करेंगे, आप लोग क्या कीजिए, इसको स्टॉप करके लिख लीजिए, नहीं तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम 5 सेकंड के लिए मौका दिए हैं, ठीक है। अब हमें लग रहा है कि आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, चाहे स्टॉप करके इतना में लिख सकते हैं। चलिए हम इसको अब इरेज करते हैं। बाबू जब गांधी जी जब भारत आते हैं तो कब आते हैं, 9 जनवरी 1915 को आते हैं। और जब बाबू भारत में 1915 में आते हैं तो हम जानते हैं कि 1915 में विश्व में क्या चल रहा था, बाबू, विश्व में विश्व युद्ध चल रहा था। उस समय विश्व युद्ध हो रहा था। और अंग्रेजी सरकार ने भारतीय लोगों से गुजारिश किया था, मतलब भारतीय लोगों से कहा था, भारतीय लोग क्या करेंगे, अगर हमारी मदद करते हैं तो हम उनको क्या करेंगे, विश्व युद्ध जीतेंगे तो उनको आज़ाद कर देंगे। क्या करेंगे, आज़ाद करते हैं। इसी बात को लेकर गांधी जी ने क्या किया, भारतीय लोगों को अंग्रेजी सेना में जाने को लिए रिक्वेस्ट करते हैं। अंग्रेजी सेना में जाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। जब अंग्रेजी सेना में जाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं ना, तो भारतीय लोग जानते हैं उनको क्या कहते हैं, भारतीय लोग गांधी जी को कहते हैं, अंग्रेजी सेना में भर्ती कराने में सर्जेंट की संज्ञा देते हैं। क्या कहते हैं, ये व्यक्ति जो है, गांधी जी को लोग कहते हैं कि अंग्रेजी सेना में भर्ती कराने वाला क्या है, सर्जेंट है, मतलब एक तरह से एजेंट है। भारतीय लोगों ने उनको कहते हैं कि क्या है, गांधी जी जो है अंग्रेजी सेना में भर्ती कराने वाले एजेंट है। क्यों भर्ती सेना में कराते हैं, क्योंकि अंग्रेजी लोग कहे थे कि विश्व युद्ध हम जीतते हैं तो हम भारत को आज़ाद करते हैं। इसीलिए गांधी जी कहते हैं भारतीय लोगों से कि आप लोग क्या कीजिए, सेना में अंग्रेजों के साथ दीजिए और अंग्रेज लोग भारत को आज़ाद कर देंगे। और इसी बात को लेकर भारतीय लोगों ने गांधी जी को क्या कहा, अंग्रेजी सेना में भर्ती कराने वाले एजेंट कहती है भारतीय लोगों ने, ठीक है, गांधी जी को। उसके बाद ठीक है, ये बात की बात थी, तो हम बता दें कि गांधी जी को एजेंट का भी, अंग्रेजी एजेंट का भी संज्ञा मिलता है। कब, विश्व युद्ध में, जब भारतीय लोगों को अंग्रेजी सेना में जाने के लिए कहते हैं। तो बाबू हम लोग गांधी जी जब भारत आते हैं
तो 3 आंदोलन करते हैं। कितने आंदोलन करते हैं? 3। कौन कौन सा? सबसे पहला चंपारण सत्याग्रह, जिसके बाद दूसरा कहता है अहमदाबाद मिल मजदूर, और तीसरा खेड़ा करते हैं। ठीक है, तीसरा क्या करते हैं? खेड़ा करते हैं। अब खेड़ा करते हैं ना, तो गांधी जी जब आते हैं तो पूरा भारत में आंदोलन होता है। पूरा भारत में क्या होता है? आंदोलन। लोग जग चुका था, लोग क्या हो गया था? जग चुका था, लोग सक्रिय हो चुका था। किसी बात पे आंदोलन, किसी बात पे आंदोलन। और अंग्रेजी सरकार इससे घबरा गई थी। अंग्रेजी सरकार क्या हुई थी? घबरा गई थी। तब अंग्रेजी सरकार को क्या होने लगा? डर लगने लगा कि कहीं भी 5-6 लोग मिलते थे तो उनको लगता था कि सरकार के विरुद्ध ही बात कर रहे हैं। सरकार के विरुद्ध क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। क्योंकि इतना आंदोलन ही हो चुका था कि अंग्रेजी सरकार क्या हो गई थी? डर गई थी। कहीं भी 3-4 लोग खड़ा हो जाते थे तो अंग्रेजी सरकार को अंग्रेजी सरकार को डर लगने लगता था कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अंग्रेजी सरकार के ही बारे में बात करते हैं। तब अंग्रेजी सरकार डर के जानते हो क्या कर दिया कि 5-6 लोग खड़ा ना हो, कहीं 5-6 लोग खड़ा ना हो, अंग्रेजों के खिलाफ बात ना करे। तो अंग्रेजी सरकार ने एक कानून पारित कर दिया था। क्या पारित कर दिया था? कानून। क्या पारित किया था बाबू? कानून पारित किया था, जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। क्या नाम था बाबू? रॉलेट एक्ट कानून पारित कर दिया था। ये कब हुआ था? 1919 में। कब बना था रॉलेट एक्ट कानून? 1919 में। क्यों किया था? क्योंकि हम जानते हैं रॉलेट एक्ट कानून क्यों बना था रॉलेट एक्ट? क्योंकि गांधी जी जब आते हैं तो बहुत सारे आंदोलन करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं चंपारण करते हैं, अहमदाबाद मिल मजदूर करते हैं और खेड़ा करते हैं। इससे अंग्रेजी सरकार डर जाती है। जहाँ उनको शक होने लगता है कि कहीं भी भारतीय लोग 4-5 खड़ा होते हैं तो अंग्रेज के खिलाफ ही बात कर रहे हैं, तो अंग्रेजी सरकार ने क्या कर दिया? एक नियम बना दिया और उसमें लिख दिया कि कहीं भी अगर 2 आदमी या 2 से अधिक आदमी कहीं भी बात करते हैं, उनको अगर शक होता है कि ये अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध बात कर रहे हैं, तो उनको बिना किसी पूछताछ और बिना किसी वारंट को गिरफ्तार कर लेना था। ठीक है, गिरफ्तार कर लेना था। बाबू रॉलेट एक्ट के थोड़ा बारे में बार बार पूछता है तो इसके बारे में लिखते हैं रॉलेट एक्ट बारे में। तो बाबू रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था, एक ऐसा कानून था। रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था। रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसमें कहा गया था रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसमें कहा गया था किसी भी व्यक्ति को, किसी भी भारतीय व्यक्ति को, किसी भी भारतीय व्यक्ति को संदेह के आधार पे बिना किसी पूछताछ, बिना किसी पूछताछ और बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर लेना था। बिना किसी पूछताछ, बिना किसी वारंट की गिरफ्तार कर लेना था। इसी कानून को हम लोग रॉलेट एक्ट बोलते थे। क्या बोलते थे? रॉलेट एक्ट। यह एक काला कानून था। यह क्या था? काला कानून। तो काला ही कानून है बाबू, काला ही कानून है। संदेह के आधार पे, बिना किसी वारंट के, बिना किसी पूछताछ के, बिना किसी जुर्म को अगर गिरफ्तार करते हो तो काला कानून है। आप लोग देखे होंगे
गांव में जब पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने आता है ना, तो एक पेपर लेके आता है और दिखाता है कि ये आपका वारंट पेपर है और किस जुर्म में आपको गिरफ्तार करते वो सारा बताता है। लेकिन ये कानून कैसा था? ऐसा कुछ नहीं था। इसमें संदेह के आधार पे बिना किसी पूछताछ के और बिना किसी वारंट के ही क्या खोल करता था, गिरफ्तार इसमें आदमी को कर लिया जाता था। इसी को क्या बोलते थे? रॉलेट एक्ट। और यह एक काला कानून था। क्या था? काला कानून। और जिस दिन ये कानून पारित हुआ ना, पूरा भारत में इसका क्या होता है? विरोध होता है। पूरा भारत में इसका क्या होता है? विरोध होता है। जिसमें बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार करके क्या कर दिया जाता है? जेल में डाल दिया जाता है। बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। गिरफ्तार तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ हाईलाइटेड मतलब कुछ चिन्हित चेहरा गिरफ्तार होते हैं। चिन्हित चेहरा जैसे कौन गिरफ्तार होते हैं? सत्यपाल। कौन गिरफ्तार होते हैं? सत्यपाल। कौन गिरफ्तार होते हैं? सत्यपाल। और सैफुद्दीन किचलू। कौन गिरफ्तार होते हैं? सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। क्या होते हैं? गिरफ्तार होते हैं। सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल गिरफ्तार होते हैं। अब जब सैफुद्दीन और सत्यपाल गिरफ्तार होते हैं ना, तो इन्हीं को छुड़ाने के लिए पंजाब के अमृतसर में एक जलियांवाला बाग वहाँ पे भीड़ एकत्रित होती है। क्या एकत्रित होती है? भीड़ एकत्रित होती है। किनको छुड़ाने के लिए? सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को छुड़ाने के लिए भीड़ एकत्रित होती है। जिस पे जनरल डायर ने क्या करता है? गोली चलाने का आदेश देता है। जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। बहुत सारे क्या, हम जाने तो सभी लोग मारे जाते हैं। इतना बेरहमी से मारा जाता है कि बहुत सारे लोग अपना जान बचाने के लिए ना कुआं में कूदते हैं। बहुत सारे लोग अपने जान बचाने के लिए कुआं में कूदते हैं। फिर भी क्या होते हैं? वो मर जाते हैं। कुआं में कूदने के बाद भी क्या होते हैं? मर जाते हैं। मतलब वो इतना दर्दनाक हादसा था ना, आज भी इतना गोली चला था कि जलियांवाला बाग की जो दीवार में गोलियों का निशान आज भी वैसा ही पड़ा है। इतना वो दर्दनाक हादसा हुआ था। तो उस कांड को हम क्या बोलते हैं? जलियांवाला बाग हत्याकांड। कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था बाबू? 13 अप्रैल 1919 को। क्यों होता है? यहाँ तक कहानी फिर बताते हैं। तो बाबू गांधी जी आते हैं तो बहुत सारे आंदोलन करते हैं। पहला आंदोलन चंपारण करते हैं, फिर अहमदाबाद मिल मजदूर करते हैं, फिर खेड़ा करते हैं। अब गांधी जी इतना आंदोलन कर चुके थे ना कि लोग जाग चुके थे और अंग्रेजी सरकार में डर पैदा हो गया था। डर कि कहीं भी 2 आदमी 3 आदमी बात करते थे ना, तो अंग्रेजी सरकार को लगता था कि ये लोग कहीं आंदोलन की तो बात नहीं कर रहे हैं, कहीं अंग्रेजों के विरुद्ध तो बात नहीं कर रहे हैं। इसी से डरते हुए अंग्रेजी सरकार ने क्या पारित कर दिया था? रॉलेट एक्ट, जिसमें कहा गया था संदेह के आधार पर किसी भी भारतीय व्यक्ति को बिना किसी पूछताछ और बिना किसी वारंट को गिरफ्तार कर लेना था। तो अब ये गलत बात था ना। अब इसका पूरा भारत में विरोध होता है, भारत में, जिसमें बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी होती है। लेकिन कुछ चिन्हित चेहरा जिसमें सत्यपाल थे और सैफुद्दीन किचलू थे, उनकी भी गिरफ्तारी हो जाती है। उनकी भी गिरफ्तारी अब इन्हीं को छुड़ाने के लिए जलियांवाला बाग, पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में भीड़ एकत्रित होती है और उस भीड़ में जनरल डायर ने क्या करता है? गोली चलाने का आदेश देता है और जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। तब से इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 हुआ था। ठीक है, यहाँ तक हम लोग जानते हैं बाबू। तो ठीक है, यहाँ तक आप लोग देखें। अब हम इसको इरेज करेंगे। ठीक है, इसको हम इरेज करेंगे। आप लोग इसको स्टॉप करके लिख लीजिए। हम इसको मिटाते हैं। ठीक है, हमको आशा है कि आप लोग इसको लिख लिए होंगे। अब चलिए हम इसको मिटाते हैं। इसको हम मिटाते हैं।
और बाबू 15 से 20 मिनट वीडियो चलेगा, ठीक है। और थोड़ा धैर्य बना के रहिए और ये वीडियो देख लीजिएगा ना, तो आपको भारत में राष्ट्रवाद का 80% टॉपिक्स कवर हो जाएगा। 80% टॉपिक्स क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। और यहाँ से 8 से 10 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इससे बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, ठीक है। और 10 से 15 मिनट वेट कीजिए, ठीक है। 10 से 15 मिनट में आपको ही ख़त्म कर देंगे हम। ठीक है। अब रॉलेट एक्ट के बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी क्या करते हैं, इधर जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है, इधर गांधी जलियांवाला बाग हत्याकांड, उधर खिलाफत आंदोलन होता है। क्या होता है, खिलाफत आंदोलन। तो बाबू खिलाफत आंदोलन कब होता है, खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 तक होता है। कब होता है, 1919 से 1922 तक होता है। और गांधी जी इस आंदोलन में भाग लेते हैं, अब आप लोग सोच रहे होंगे गांधी जी खिलाफत आंदोलन में क्यों भाग लेते हैं। खिलाफत आंदोलन तो मुस्लिमों का आंदोलन था। तो बाबू गांधी जी इसीलिए खिलाफत आंदोलन में भाग लेते हैं क्योंकि मुस्लिमों को भारतीय आंदोलन में जोड़ना चाहते थे। मुस्लिमों के क्या करते थे, चाहना चाहते थे, मुस्लिमों को भी भारतीय आंदोलन में जोड़ना चाहते। इसीलिए गांधी जी ने क्या किया था, मुस्लिमों का साथ दिया था। किस आंदोलन में, खिलाफत आंदोलन में। और खिलाफत आंदोलन कब से कब तक होता है, 1919 से लेकर 1922 तक होता है। कब होता है, 1900। बाबू खिलाफत आंदोलन क्या है, चाहे खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ, ये दोनों का उत्तर एक ही होगा। खिलाफत आंदोलन क्या है, चाहे खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ। तो बाबू हम लिख देते हैं खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध में प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की का हार हुआ था। तुर्की का हार हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की का हार हुआ था। आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रथम विश्व युद्ध में तो जर्मनी का भी ना हार, जर्मनी का हार हुआ था, तुर्की कैसे हार हो गया। तो वो हम बता रहे हैं, जब प्रथम विश्व युद्ध था ना, सिर्फ जर्मनी और ब्रिटेन नहीं लड़े थे। प्रथम विश्व युद्ध में टोटल 37 देश शामिल थे। कितने देश शामिल थे, 37 देश शामिल थे। और प्रथम विश्व युद्ध दो देशों के बीच नहीं हुआ था, दो गुटों के बीच हुआ था। कितने गुट के बीच हुआ था, दो। एक का नाम था मित्र राष्ट्र और एक का नाम था धुरी राष्ट्र। एक का नाम था मित्र राष्ट्र और एक का नाम था धुरी राष्ट्र। और मित्र राष्ट्र की तरफ से ब्रिटेन था और धुरी राष्ट्र की तरफ से जर्मनी। तो ब्रिटेन के साथ साथ और भी सारे ब्रिटेन का साथ देने वाले देश था। जैसे ब्रिटेन का साथ फ्रांस देता था, ब्रिटेन का साथ रूस देता था, ब्रिटेन के साथ अमेरिका देता था। उस तरह से जर्मनी के साथ हंगरी देता था, जर्मनी के साथ ऑस्ट्रिया देता था, जर्मनी के साथ इटली देता था, जर्मनी के साथ तुर्की भी देता था। तब अब जर्मनी का हार होगा तो तुर्की का हार नहीं होगा, क्योंकि तुर्की भी तो उसी गुट में था। हम जानते थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 में होता है और दो गुटों में होता है, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र की तरफ से ब्रिटेन था, धुरी राष्ट्र की तरफ से जर्मनी। और धुरी राष्ट्र की तरफ से कौन लड़ा था, तुर्की लड़ा था। तो धुरी राष्ट्र का हार हुआ था, तुर्की का भी हार हुआ था, ठीक है। तो हम जानते हैं खिलाफत आंदोलन में कि प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की का हार के हुआ था। तुर्की का हुआ था, हार हुआ था। तुर्की का हार हुआ था। तुर्की के हार के बाद 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 अंग्रेजी सरकार द्वारा अंग्रेजी सरकार द्वारा तुर्की के खलीफा को तुर्की के खलीफा को
खलीफा को तुर्की के खलीफा को तुर्की के खलीफा को दबाया या शोषण किया जा रहा था। क्या किया जा रहा था? शोषण किया जा रहा था। किसके द्वारा बाबू? अंग्रेजी सरकार। शोषण किया जा रहा था किसके द्वारा? अंग्रेजी सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? अंग्रेजी सरकार द्वारा। अंग्रेजी सरकार द्वारा शोषण किया जा रहा था। किसके द्वारा? अंग्रेजी सरकार के द्वारा। अंग्रेजी सरकार के द्वारा शोषण किया जा रहा था। अब इसको और हम जानते हैं कि जो तुर्की का खलीफा था ना, तुर्की के खलीफा पूरा दुनिया के मुसलमानों का क्या था? मसीहा था। दुनिया के मुसलमानों का मसीहा। जब दुनिया के मुसलमान देखे कि अंग्रेजी सरकार क्या कर रही है, तुर्की के खलीफा को शोषण कर रही है, दबा रही है, यानी हमारे मसीहा को क्या कर रही है? दबा रही है। अंग्रेजी सरकार क्या कर रही है? अंग्रेजी सरकार हमारे मसीहा को, हमारे खलीफा को क्या कर रही है? दबा रही। इससे पूरा दुनिया के मुसलमान सब, क्या हो गए? अंग्रेजों से नाराज हो गए। और पूरा दुनिया के मुसलमान अंग्रेजों से क्या कर दिया? आंदोलन कर दिया। क्या कर दिया? आंदोलन। तो दुनिया के मुसलमान में तो भारतीय भी मुसलमान थे ना, तो दुनिया के मुसलमानों के साथ साथ भारतीय मुसलमान भी क्या कर देते हैं? यहाँ पे अंग्रेजों के साथ आंदोलन कर देते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? खिलाफत आंदोलन। तो दुनिया को दबाया जा रहा था, शोषण किया जा रहा था, जिससे ये थोड़ा और लिखते हैं। दबाया जा रहा था, शोषण किया जा रहा था। और हम जानते हैं तुर्की का खलीफा, तुर्की का खलीफा दुनिया के मुसलमानों का, दुनिया के मुसलमानों का मसीहा था। क्या था? मसीहा था। दुनिया के मुसलमानों का तो क्या था? मसीहा था। तो पूरा दुनिया के मुसलमान नाराज हो गए। इससे भारतीय मुसलमान भी क्या हो गए? नाराज होते हैं। और भारतीय मुसलमान जो आंदोलन करते हैं, इसी को क्या कहते हैं? खिलाफत आंदोलन। ठीक है। तो दुनिया के मुसलमान को मसीहा था। इसीलिए दुनिया के मुसलमानों के साथ साथ दुनिया के मुसलमानों के साथ साथ भारतीय मुसलमानों ने भी मुसलमानों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करते हैं। क्या करते हैं? अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करते हैं, जिसे हम खिलाफत आंदोलन कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? खिलाफत आंदोलन कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? खिलाफत आंदोलन कहते हैं।
और अंग्रेजों के खिलाफ क्या कहते हैं, जिसे हम खिलाफत आंदोलन कहते हैं। ठीक है, अब देखो कौन कौन सी घटना हो जाती है अंग्रेजी सरकार द्वारा। एक तो अंग्रेजी सरकार से मुसलमान नाराज हो जाते हैं, दूसरा काला कानून रॉलेट एक्ट पास कर देते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है, इतना सारा गांधी जी के पास मुद्दा हो जाता है, इतना सारा क्या होता है मुद्दा। अब गांधी जी इसके बाद क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन शुरुआत करते हैं। क्या शुरुआत करते हैं, असहयोग आंदोलन। तो बाबू तो गांधी जी असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए, गांधी जी असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए कांग्रेस में अपना बात रखते हैं। कांग्रेस में अपना क्या रखते हैं, बात रखते हैं। तो बाबू हम जानते हैं कांग्रेस का हर साल अधिवेशन अलग अलग होता है ना। तो 1920 में गांधी जी क्या करते हैं, 1920 में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है। 1920 में कांग्रेस का 2 अधिवेशन होता था, क्योंकि हम जानते हैं कांग्रेस का अधिवेशन हर साल एक ही होता था, लेकिन 1920 में कितना अधिवेशन होता है, 2। तो बाबू गांधी जी पहला अधिवेशन जो हुआ था ना सितंबर में हुआ था। पहला अधिवेशन कब हुआ था, सितंबर में। और गांधी जी असहयोग आंदोलन की बात रखते हैं, तो वहाँ पे असहयोग आंदोलन पास नहीं होता है, क्योंकि गांधी जी के लोग कहता है आप असहयोग कीजिएगा। असहयोग का मतलब क्या है, आप लोग, गांधी जी के लोग विरोध करता है कि असहयोग से कभी अंग्रेज यहाँ से भागेगा। असहयोग का मतलब है हम अंग्रेजों को सहयोग नहीं करेंगे, अंग्रेजों को सहयोग से हम लड़ेंगे नहीं, अंग्रेजों को सहयोग नहीं करेंगे, और सहयोग नहीं करेंगे तो अंग्रेज सब भाग जाएंगे। तो गांधी जी का मजाक उड़ाया जाता है। और गांधी जी जब प्रस्ताव रखते हैं ना कांग्रेस के अधिवेशन में, तो पास नहीं होता है। कब नहीं पास होता है, सितंबर में। लेकिन उसके 2 महीना बाद एक और अधिवेशन होता है कांग्रेस का, जिसमें वो अधिवेशन होता है नागपुर। कहाँ पे होता है, नागपुर। कहाँ पर अधिवेशन होता है, नागपुर होता है। कहाँ पे होता है, नागपुर। कहाँ पे होता है, नागपुर अधिवेशन होता है। कहाँ पर अधिवेशन होता है, नागपुर। 1920 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन पास नहीं होता है। 1920 के किस अधिवेशन में पास होता है, नागपुर वाले आंदोलन में। नागपुर वाले आंदोलन में क्या होता है, असहयोग आंदोलन पास होता है। असहयोग आंदोलन क्या होता है, पास होता है। असहयोग आंदोलन क्या होता है, पास होता है। असहयोग आंदोलन 1920 में नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन पास होता है। और गांधी जी को असहयोग आंदोलन करने का प्रस्ताव क्या मिल जाता है, कांग्रेस द्वारा मिल जाता है। कांग्रेस द्वारा मिल जाता है। ठीक है, तो बाबू असहयोग आंदोलन क्या होता है, असहयोग आंदोलन क्या था मालूम है आप लोगों को। असहयोग आंदोलन का मतलब था गांधी जी द्वारा कि हम लोगों को अंग्रेजी सरकार का सहयोग नहीं करना है। अंग्रेजी सरकार सहयोग किस तरह से नहीं करना है, हम उनके यहाँ नौकरी नहीं करेंगे, उनके यहाँ नौकरी नहीं करेंगे, उनका हम वस्त्र नहीं पहनेंगे, उनका वस्त्र हम नहीं पहनेंगे, किसी भी कपड़े को हम नहीं पहनेंगे, उनकी उपाधियों का भी अंत कर देंगे, हम उनका सहयोग ही नहीं करेंगे, तो हमारे यहाँ वो नहीं रहेंगे। अंग्रेज हमारे यहाँ क्यों रहते हैं, क्योंकि हम उनका सहयोग करते हैं, इसीलिए अंग्रेज। तो गांधी जी कहते हैं कि हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, इसी को असहयोग कहते हैं। तो गांधी जी असहयोग आंदोलन करते हैं, तो कितने मुद्दाओं को शामिल करते हैं। ये खिलाफत का मुद्दा, पंजाब में किसानों के ऊपर बर्बर कार्रवाई होता है उसका मुद्दा, और रॉलेट एक्ट का मुद्दा, इतने मुद्दाओं को लेके गांधी जी क्या करते हैं 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को शुरुआत करते हैं। 1920 में क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन के शुरुआत करते हैं। 1920 से 22 तक असहयोग आंदोलन चलता है। 1920 से 22 असहयोग आंदोलन चलता है। इसमें बहुत सारे लोग शामिल थे, बहुत सारे, पूरा भारत के लोग शामिल थे, माने किसान, महिला, बुजुर्ग, मुसलमान, सब लोग शामिल था। माने बहुत बड़ा आंदोलन था। गांधी जी से बहुत लोग खुश थे, और गांधी जी से बहुत लोग खुश थे। तभी एक घटना घटता है, तभी एक क्या होता है, घटना घटता है। आपके देवरिया जिला में जाइएगा ना, तो एक चौराचारी जगह है। देवरिया जिला में क्या है, चौराचारी एक जगह है। देवरिया जिला में क्या है, चौराचारी एक जगह है। देवरिया जिला में क्या है, चौराचौरी एक जगह है। देवरिया जिले में क्या है, एक चौराचौरी जगह है। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे भारतीय लोगों ने, भारतीय जो भी असहयोग आंदोलन में लोग थे, असहयोग आंदोलन वाले लोग थे, असहयोग आंदोलन वाले लोग थे, असहयोग आंदोलन वाले लोग थे, वो क्या करते हैं, एक पुलिस चौकी पे हमला करते थे। पुलिस चौकी में क्या करते हैं, हमला करते थे। और पुलिस चौकी में क्या होते हैं, एक थानेदार और 21 सिपाही का क्या होता है, मौत हो जाता है। एक थानेदार 21 सिपाही को क्या होता है, मौत हो जाता है।
क्या करते हैं, जैसे असहयोग आंदोलन के दौरान भारतीय लोग जब गुजर रहे थे ना थाना के करीब से जब भारतीय लोग गुजर रहे थे, थाना के सिपाही सब क्या किया, उन पे कुछ लाठीचार्ज वगैरह कर दिया। तो भारतीय लोग क्या हो गए, जो असहयोगी लोग थे वो लोग गुस्सा गए। और जब गुस्साए ना, और जब थाना पर आक्रमण किए, तो जो थानेदार था और एक ही जो सिपाही था वो क्या किए, अंदर से जाके अपने आप को बचाने के लिए बंद कर लेता। क्या करते हैं, बचाने के लिए बंद करते हैं। लेकिन इतना भीड़ बेकाबू था, भीड़ का था, जैसे वो अंदर बंद करते हैं, इन लोगों ने क्या कर दिया, पुलिस चौकी को जला दिया। पुलिस चौकी को क्या करता है, जला देता है। और पुलिस चौकी को जलाने से एक थानेदार और 21 सिपाहियों का मौत हो जाता है। 21 सिपाहियों का क्या होता है, मौत हो जाता है, जिससे गांधी जी क्या होते हैं, नाराज हो जाते हैं। ठीक है। और इस चौरा चौरी तब से इस कांड को हम क्या बोलते हैं, चौरा चौरी कांड। तो असहयोग आंदोलन कब पारित होता है, 1920 के नागपुर अधिवेशन में। असहयोग आंदोलन कब पारित होता है, 1920 में नागपुर अधिवेशन में पारित होता है। नागपुर अधिवेशन में क्या होता है, पारित होता है। लेकिन चौरा चौरी हत्याकांड घट जाता है, चौरा चौरी कांड हो जाता है। बताएंगे चौरा चौरी कांड क्यों होता है। तो चौरा चौरी कांड कब होता है, चौरा चौरी कांड कब होता है बाबू, 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हो जाता है, चौरा चौरी कांड। और गांधी जी जैसे ही चौरी चौरा कांड होता है ना, तो गांधी जी से आंदोलन को क्या करते हैं, स्थगित कर देते हैं। तो 5 तारीख को चौरा चौरी कांड होता है और 11 फरवरी को आंदोलन रोक देते हैं। आंदोलन को क्या करते हैं, रोक देते हैं। और बाबू जब गांधी जी इस आंदोलन को रोकते हैं ना, तब जो भी भारत के नेता थे वो गांधी जी से नाराज हो जाते हैं। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, बीजी तिलक, जितने भी भारतीय, बीजी तिलक तो मर गए थे उस समय। तो जितने भी बड़े बड़े नेता थे ना, वो सभी लोग गांधी जी से नाराज हो जाते हैं। असहयोग आंदोलन को क्यों छोड़े, क्योंकि उस समय असहयोग आंदोलन में इतना लोग शामिल था ना, बहुत लोगों को उम्मीद था कि भारत की आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही चौरा चौरी कांड होता है, गांधी जी आंदोलन को रोक देते हैं। क्यों रोक देते हैं, क्योंकि गांधी जी का जो आंदोलन था ना, सत्याग्रह पे आधारित था। और सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, सत्य और अहिंसा के माध्यम से जीत। तो घटना हिंसात्मक कार्रवाई होता है। तो गांधी से आंदोलन को रोकते हैं, तो भारतीय लोग काफ़ी नाराज होते थे। और इतना नाराज होते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने इस आंदोलन के बाद बोलते हैं कि ये राष्ट्रीय संकट है। क्या है, राष्ट्रीय संकट आ गया है। ठीक है। तो गांधी जी से नाराज होते थे, और गांधी जी से क्या होता है, वो सब नाराज हो जाते हैं। और गांधी जी से नाराज होने के बाद चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू कांग्रेस को छोड़ भी देते हैं और गांधी से नाराज हो जाते हैं। और चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू क्या करते हैं, इसके बाद कांग्रेस से अलग होकर एक नया पार्टी बनाते हैं, जिसका नाम था स्वराज पार्टी। क्या नाम था, स्वराज पार्टी। चलो, हमको उम्मीद है कि आप लोग समझे होंगे। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। हम बाबू कुछ तकनीकी खराबी कारण हम यहीं पे वीडियो को स्थगित करते हैं। कहाँ तक पढ़ा दिए, चौरा चौरी कांड हो जाता है, और इसके बाद हम शुरुआत करेंगे कुछ देर में। ठीक है, यहीं तक हम पढ़ा दी। इसके आगे की पढ़ाई दूसरे वीडियो में पढ़ते हैं, क्योंकि तकनीकी कुछ खराबी हो गया, इसके कारण हमको वीडियो बंद करना पड़ा। और कुछ वीडियो और मतलब एक वीडियो में हम पूरा इसको ख़त्म कर देंगे। चलिए, धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं। आप तब तक इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और स्टॉप करके लिख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।